8 दिसंबर 1989 श्रीनगर में एक किडनैप हुआ और कश्मीर की कहानी बदल गई। उस कहानी पर हम लौटेंगे, लेकिन पहले बता दें कि 1 दिसंबर 2025 को यानी करीब 36 साल बाद उसी किडनैप के सिलसिले में एक गिरफ्तारी हुई है और वो पूरा केस एक बार फिर उन लोगों की आंखों के सामने घूमने लगा है जिन्होंने उस वक्त इस कहानी को सुना था या पढ़ा था। जो लोग उस समय नहीं थे वो भी इस कहानी को दिलचस्पी के साथ सुन रहे हैं। ये केस हाई प्रोफाइल था और कई लोग मानते हैं कि तब इसे अलग तरीके से हैंडल किया जा सकता था। हम बात उन खामियों की भी करेंगे जिनकी ओर नेताओं और अधिकारियों ने बाद में ध्यान दिलाया और कैसे इस केस ने बरसों तक आतंकवादियों के हौसले बुलंद कर दिए, जिन पर अब जाकर निर्णायक चोट हो रही है, हम ये भी बताएंगे। लेकिन पहले आपको 8 दिसंबर 1989 की कहानी बताते हैं। श्रीनगर के एक हॉस्पिटल से 23 साल की एक इंटर्न डॉक्टर बाहर आई। वक्त शाम के करीब 3:45 बजे का था। डॉक्टर का घर नौगाम में था और वो वहां जाने के लिए एक वैन में सवार हुई। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। ये वैन श्रीनगर के मशहूर लाल चौक से होते हुए चांदपुरा चौक पहुंचने ही वाली थी। तभी बंदूक थामे 3-4 लोग खड़े हुए और ड्राइवर से नातीपोरा चलने को कहा। बंदूकधारियों का इरादा वैन नहीं बल्कि उसमें सवार इंटर्न डॉक्टर को किडनैप करने का था। बस 4 दिन पहले ही इस डॉक्टर की हैसियत अचानक बदल गई थी। रुबैया सईद नाम की इस इंटर्न डॉक्टर के पिता 4 दिन पहले ही तत्कालीन पीएम वीपी सिंह की सरकार में गृह मंत्री बने थे। नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। वो भारत के अब तक के इकलौते मुसलमान गृह मंत्री हैं। रुबैया का किडनैप होने के कुछ घंटे बाद जेकेएलएफ के एक आतंकवादी ने एक अखबार के दफ्तर में फोन किया और किडनैप की जिम्मेदारी ली। श्रीनगर से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। आतंकवादी रुबैया के बदले जेकेएलएफ यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 5 आतंकवादियों हामिद शेख, अल्ताफ अहमद भट्ट, नूर मोहम्मद, जावेद अहमद जरगर और शेर खान को रिहा करने की मांग कर रहे थे। आतंकवादियों से बातचीत की कोशिश भी शुरू हुई। इसकी जिम्मेदारी आईएएस अधिकारी मूसा रजा और आईबी के अधिकारी एएस दुलत को दी गई। दुलत बाद में रॉ के चीफ बने। तब जम्मू कश्मीर के सीएम फारूक अब्दुल्ला थे। वो आतंकवादियों को छोड़ने के खिलाफ थे। तब के घटनाक्रम पर नजर रखने वालों ने बाद में दावा किया। फारूक अब्दुल्ला ने साफ साफ कहा, अगर वो मेरी बेटी का भी अपहरण कर लें तब भी मैं उनको रिहा नहीं करूंगा। दुलत ने अपनी किताब में दावा किया है कि आतंकवादियों ने शुरुआत में फारूक अब्दुल्ला की बड़ी बेटी साफिया को ही किडनैप करने का प्लान बनाया था, लेकिन टाइट सिक्योरिटी की वजह से प्लान बदला गया। बाद में रुबैया को लेकर योजना बनी। दुलत के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला ने रुबैया के पिता और देश के तब के गृह मंत्री से कहा, मुफ्ती साहब, मैं आपकी बेटी के लिए वो सब कुछ कर रहा हूं जो मैंने अपनी खुद की बेटी के लिए किया होता। पूरे घटनाक्रम पर नजर रखने वाले दावा करते हैं कि इस बीच 13 दिसंबर 1989 की सुबह तब के पीएम वीपी सिंह ने फारूक अब्दुल्ला को फोन किया और 5 आतंकवादियों को रिहा करने का अनुरोध किया। फारूक अब्दुल्ला के विरोध के बाद भी आतंकवादी छोड़ दिए गए और फिर रुबैया भी रिहा हो गई। इस घटना के बाद आतंकवादियों ने कई बार ये फॉर्मूला आजमाया। बाद में मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी एक और बेटी महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के सीएम बने। लेकिन जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की सूरत तब बदलनी शुरू हुई जब आर्टिकल 370 हटाया गया। जम्मू कश्मीर में स्थितियां सामान्य होने लगी। याद रहे, ये केस 1990 के दशक में ही सीबीआई को सौंप दिया गया था। ये दावा किया जाता है कि कश्मीर के हालात, राजनीतिक दबाव और गवाहों के डर के कारण ये केस सालों तक ठंडे बस्ते में रहा। केस से जुड़ी फाइलों पर धूल जमा होती रही जब तक इस केस का जिक्र होता रहा, लेकिन आतंकवादियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। साल 2019 में टर्निंग पॉइंट आया। तब जेकेएलएफ के यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के केस में अरेस्ट किया गया। उस पर रुबैया सईद किडनैप केस के मास्टरमाइंड होने का आरोप है। रुबैया सईद ने जुलाई 2022 में यासीन मलिक की पहचान की थी। तब उन्होंने बताया था कि यासीन मलिक ने 3 लोगों के साथ मिलकर उन्हें किडनैप किया था।
लेकिन उसी साल सितंबर महीने में रुबैया ने यासीन मलिक और दूसरे किडनैपर्स को पहचानने से इनकार कर दिया था और दावा किया था कि उस घटना के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस घटना को लेकर अब शफात अहमद शांगलू नाम के शख्स की गिरफ्तारी से साफ है कि जांच एजेंसी 36 साल पुराने केस की जड़ें खोदने के पहले रुकने को तैयार नहीं। पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें बताइए।